Hello and assalamu alaikum. Welcome to my channel. The subject that we are starting today is physiology. And physiology से मैं इसलिए start ले रही हूँ because एक ऐसा subject है जो first year second year में students को काफ़ी confuse करता है because इसमें formulas होते हैं, numbers इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं, plus इसके कुछ concepts को समझना जो है वो ज़रूरी है because आप जब जैसे जैसे आप देखोगे कि आप advance करोगे within your MBBS, physiology जो है ना वो और ज़्यादा जो है आपके पास include होती रहेगी small small things and फिर उसमें अगर आपके पास बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगी आपको वो चीज़ें भी समझ में नहीं आएंगी। तो फिजियोलॉजी को आई थिंक एनाटॉमी से भी ज़्यादा ज़रूरी है। एनाटॉमी तो आप इसलिए समझते हो कि आपको स्ट्रक्चर का पता हो, ठीक है ना। फिजियोलॉजी इज़ समथिंग तो उस स्ट्रक्चर को एक तरह से लिविंग स्ट्रक्चर बना रही है एंड दैट्स वाई आपके हर चीज़ में फिजियोलॉजी इन्वॉल्व होती है एंड अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ फिजियोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो सेकेंड ईयर में हो, अगर आप फिजियोलॉजी नहीं अंडरस्टैंड करोगे एनाटॉमी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। So the second thing is कि the book that I'm using is Firdaus, which is a short book for physiology. एक और भी short book है which is a small guidon, baby guidon भी जिसे कहते हैं. It is the pocket companion to the Guyton and Hall, ठीक है. And the long book for physiology you have Guyton and JP की भी एक है. Now कुछ students ये कहेंगे कि आप short book से पढ़ा रहे हो, long book से क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ I have graduated, मैं MBBS ख़त्म कर चुकी हूँ, मैंने फर्स्ट ईयर में गाइडन पढ़ी थी और मुझे गाइडन पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं उस वक्त नहीं थी, मुझे बताने वाला गाइड करने वाला कोई नहीं था। जो आपके क्लास फेलोज़ होते हैं, योर फेलोज़ दे आर वेरी लाइक स्नेक्स, तो वो नहीं इस तरह आपको गाइड करते, वो कहते हैं हाँ अच्छा इसका नुकसान हो रहा है, होता रहे। द थिंग इज़ कि गाइडन जो है ना इट इज़ अ वेरी एडवांस्ड बुक एंड फिजियोलॉजी मोस्ट ऑफ़ यू आई थिंक ऑल ऑफ़ यू सब पहली दफ़ा फिजियोलॉजी की शक्ल देखेंगे एंड फॉर समवन कि जिसको फिजियोलॉजी की बेसिक्स भी नहीं पता उसके लिए गाइडन पढ़ना इसलिए कि आप 2 साल के बच्चे के हाथ में इंग्लिश की डिक्शनरी थमा दो, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा कि लिखा हुआ क्या है उसके अंदर। तो गाइडन इज़ जस्ट लाइक दैट ना। तो आप जो है एक चीज़ को, एक सब्जेक्ट मैटर को समझे बगैर एडवांस लेवल वाली चीज़ नहीं पढ़ सकते एंड प्लस गाइडन में कोई सीक्वेंस या कोई ऑर्डर नहीं है, हर चीज़ हैफर्ड लिखी हुई है। इन्फॉर्मेशन उसमें बहुत है पर उसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन रिटेन करनी है इसमें आपको ये भी नहीं समझ में आता। Another thing is कि the day and age that we are living in, I would say कि अगर कोई गाइडन पढ़ रहा है लॉन्ग बुक एंड दैट्स द ओनली बुक दैट दे आर रीडिंग, तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है। बिकॉज अब आपके पास जो है AI जैसे बहुत अच्छे एडवांस टूल्स आ गए हैं, तो गाइडन को पढ़ना एक तरह से जो है ना इट विल बी अ वेरी डम डिसीजन बिकॉज उसमें हर चीज़ पहले ही सारी जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो आपको इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है। बेटर देन रीडिंग गाइडन आप इंटरनेट पे वो इन्फॉर्मेशन सर्च कर लो, अपनी शॉर्ट बुक में नोट्स बना लो और वीडियोस देख के जो है उस तरह अपना पूरा आप सब्जेक्ट मैटर पढ़ लो एज़ कम्पेयर टू आके आप सिर्फ गाइडन पढ़ते रहो और उसमें अपना टाइम वेस्ट करो। तो मैं तो बिल्कुल भी अब सजेस्ट नहीं करूँगी। मैंने पढ़ा था अपने फर्स्ट ईयर में गाइडन, कोई मेरे नंबर मुश्किल से मेरे 20 नंबर ज़्यादा आए थे मेरी उस फ्रेंड से जिसने फिरदौस पढ़ी थी। सो दैट्स वाई स्टार्टिंग विद फिरदौस प्लस गाइडन के कुछ पॉइंट्स हैं मैं इसमें ऐड करती रहूँगी फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि यार गाइडन पढ़नी चाहिए और जिनकी गाइडन जो है वो नहीं गुजारा कर सकते गाइडन के बगैर। सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए मैं इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करती रहूँगी जो पॉइंट्स मुझे लगता है कि आपके सिलेबस के हिसाब से जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसके लिए जो मैं गाइडन में ऐड करती गाइडन से पॉइंट्स ऐड करती रहूँगी। So now let's start. First we have the definition of physiology. Now this definition जो है ना it is total रट्टा। इस definition का study of function in living matter is known as physiology. This is रट्टा। Human physiology, study of specific characteristics and mechanisms of human body that make it a living being is called as the human physiology. Both of these are रट्टा as it is आपसे वाइवा में इसी तरह word to word पूछते हैं। कुछ एग्जामिनर्स तो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि एक वर्ड भी इधर से उधर ना करो। यही डेफिनेशन इस तरह की आपको जेपी में भी मिल जाएगी, गाइडन में आपको स्पेसिफिकली अलग से कोई डेफिनेशन नहीं मिलेगी। सो तो फॉर दोस्त हु आर थिंकिंग कि हम गाइडन की डेफिनेशन रट्टा मारेंगे, उसमें पूरा पैराग्राफ लिखा है, अगर वो रट्टा मारना तो आप मार सकते हो, ठीक है। इस डेफिनेशन को वर्ड टू वर्ड रट्टा लगा लें क्योंकि कुछ एग्जामिनर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि वर्ड टू वर्ड ये डेफिनेशन उन्हें सुनाई जाए। बट टू अंडरस्टैंड दैन कि व्हाट इज़ फिजियोलॉजी, आपने एनाटॉमी पढ़ी है, ठीक है। एनाटॉमी इज़ ऑल अबाउट स्ट्रक्चर्स। नाउ व्हाट इज़ मेकिंग दैट स्ट्रक्चर अ लिविंग थिंग। गाड़ी दे दी, ठीक है, गाड़ी को चलाने के लिए आपके पास जो उसमें मैकेनिज्म होता है, गाड़ी इज़ द स्ट्रक्चर, द व्हीकल इज़ द स्ट्रक्चर, वो एक बॉडी है, उसको चलाने के लिए जो मैकेनिज्म्स हो रहे हैं, जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, उसको धक्का लगाने, उसको आगे बढ़ाने के लिए दैट इज़ योर फिजियोलॉजी। सो यू आर अ मशीन, ठीक है, यू आर अ दैट कार। आपको चलाने के लिए वो
वो पेट्रोल जो आपकी बॉडी में रन कर रहा है, वो पेट्रोल कैसे आपके जो है वो स्पेसिफिक कंपार्टमेंट्स में जा रहा है, दैट पेट्रोल इज़ योर ब्लड, वो कैसे आपके स्पेसिफिक कंपार्टमेंट्स में जा रहा है और कैसे जो है वो उसको न्यूट्रिशन और कैसे जो है वो उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वर्क करने के लिए, दैट इज़ योर फिजियोलॉजी। ना फिजियोलॉजी में द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो इन्होंने इधर दिया हुआ है, वैसे हमें सेल पढ़ना चाहिए बट इस बुक में इन्होंने पहले फ्लूइड्स दिए हुए हैं, तो लेट्स गो विद दैट, कोई मसला नहीं है। सेल वैसे भी फ्लूइड जो है वो पहले आते हैं, सेल्स आपके पास उन फ्लूइड्स में ही जो है वो सराउंडेड है, सो दैट्स वाई जो है फ्लूइड पहले कर लेते हैं, सेल नेक्स्ट पेज पे, सेल बाद में कर लेंगे, इतना इशू नहीं होता। सो लेट्स स्टार्ट विथ फ्लूइड। आपका बॉडी 50 to 70% जो है इट इज़ मेड अप ऑफ फ्लूइड। ये पॉइंट मैंने गाइटन से लिखा है, सो फॉर द गाइटन लवर्स ये तुम लोगों के लिए पॉइंट आ गया है यहाँ पे, और कुछ इतना डिफरेंट नहीं था, जो मुझे डिफरेंट मिला मैंने लिख दिया, ठीक है, सो प्लीज़ डोंट ब्लेम मी। फिर जो है फ्लूइड आपके पास बॉडी का विच इज़ यू नोन एज योर सेल्यूलर फ्लूइड, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट वन इज़ इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, सेकंड इज़ द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। पहले जो है वो जनरल इन्फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, डिटेल्स में बाद में जाएंगे, ये मेरा तरीका है पढ़ाने का, अगर कोई इससे कोई नहीं एग्री करता तो वो फिर दूसरी वीडियोस में हैं यूट्यूब पे, वो देख सकता है। मैं पहले डिटेल्स में नहीं जाती, मैं हर चीज़ पहले जनरल बताती हूँ, ठीक है। सो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड 2/3 ऑफ योर बॉडी, मेजर जो आपके पास फ्लूइड पोर्शन है बॉडी का, दैट इज़ योर इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, द फ्लूइड दैट इज़ प्रेजेंट इनसाइड योर सेल्स, सेल्स के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको किस तरह कर सकते हैं कि ये आपके पास सेल है, ये आपके पास सेल के अंदर जो आपके पास जितना भी फ्लूइड है, दैट दिस इज़ योर इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। देन यू हैव द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, सेल के बाहर जितना भी फ्लूइड है वो सारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, दैट मेक्स अप 1/3 ऑफ योर बॉडीज़ फ्लूइड। ये दोनों पॉइंट्स भी मैंने गाइडेंस से ही लिखे हैं, ठीक हो गया। अब जो है बात आती है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो है ये भी ऐसे ही आपकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के भी डिविजन्स होते हैं, ऐसे नहीं है कि ये सेल के इर्द गिर्द जैसे मैंने बना दिया इसी तरह पढ़ा हुआ है, नो, इसके भी कुछ डिविजन्स होते हैं। इसमें से कुछ जो है वो आपके सेल्स के अराउंड पड़ा हुआ होता है, ठीक है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इनके अराउंड जो ये सारा फ्लूइड है ये भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। फिर आपके पास जो है वो ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है ना, आपके हर ऑर्गेन के साथ साथ एक ब्लड वेसल जारी, उस ब्लड के अंदर भी कुछ जो है वो फ्लूइड होता है, वो भी ECF है। प्लस आपके पास ऑर्गेन्स है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर हार्ट, हार्ट के अराउंड जो है वो एक होती है आपके पास पतली सी एक लेयर होती है, द कवर दैट इज़ प्रोटेक्टिंग योर हार्ट, उस कवर और हार्ट के दरमियान भी एक फ्लूइड होता है, दिस इज़ ऑल्सो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। सो यू हैव 3 डिविजन्स ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, जिसमें पहला हमारे पास आता है प्लाज्मा, सेकेंड आता है द टिश्यू फ्लूइड और द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, थर्ड आता है योर ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड। अब हो गया जनरल, अब आते हैं डिटेल्स पे। सो फॉर डिटेल्स, first of all you have the ICF, the fluid that is present inside the cell। ये क्या कर रहा है, सेल में काफ़ी सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, सेल का अपना वॉल्यूम होता है, अपना जो है वो सेल का एक स्ट्रक्चर होता है, उन सब को मेंटेन करने के लिए जो फ्लूइड ज़रूरी होता है दैट इज़ योर इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। हर फ्लूइड में कोई ना कोई आयंस मौजूद होते हैं। इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में जो आयंस प्रेजेंट होते हैं वो है पोटेशियम एंड फॉस्फेट। पोटेशियम जो है सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन में ICF में जो आयन प्रेजेंट है दैट इज़ योर पोटेशियम। वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट, हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल्स का। बाय नाउ आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने इतना पढ़ लिया होगा कि जिनको एक्शन पोटेंशियल्स का कुछ नो हाउ हो गया होगा, सो यू वुड नो कि वाई इज़ पोटेशियम इम्पॉर्टेंट। पोटेशियम एक्शन पोटेंशियल्स को और सेल मेम्ब्रेन्स को मेंटेन रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आयन होता है, इवन मोर इम्पॉर्टेंट दैन सोडियम। देन यू हैव your extracellular fluid। why is extracellular fluid important? अब extracellular fluid के जो है पहले आप लोग ये चीज़ देख लो, इसके 3 डिविजन्स हैं। 3 डिविजन्स में you have plasma which is only 25% of extracellular fluid, you have tissue fluid or the interstitial fluid which is 75% of the extracellular fluid, and you have the transcellular fluid which is only 1 to 3%। now टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है इस दिस इज़ द इन्वायरमेंट इन विच योर सेल्स रिजाइड इन, जिसमें सेल्स जो है वो रहते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, एंड यही वो फ्लूइड है जो सबसे ज़्यादा जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का पोर्शन बनाता है।
Now this tissue fluid या interstitial fluid, why is this important? Now इसके लिए हमें जानना ज़रूरी है the functions of the extracellular fluid. What are the functions of ECF? Functions of ECF जो हैं वो आपके पास हैं nutrient delivery and waste removal. It provides nutrients to your cell, फिर वो nutrients cell use करके ज़िंदा रहता है और अपने metabolic reactions carry out करता है, and it also removes the waste फ्रॉम द सेल. जो वेस्ट सेल प्रोड्यूस कर रहा है उसको रिमूव करने के लिए एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो है वो सेल्स में मौजूद होता है. इट्स जस्ट दैट एक घर है, ठीक है ना, एक घर को जब कोई चीज़ पहुंचाते होती है तो वो कहाँ से आता है? मेलमैन. मेलमैन जो है वो कहाँ से आ रहा है? मेलमैन बाहर से आता है, बाहर से अंदर की तरफ वो कोई चीज़ पहुँचाता है. और जब घर से कोई चीज़ बाहर लेके जानी होती है, कचरा जैसे होता है, वो कचरा घर से बाहर जो है वो कैसे जाता है? कचरा घर से बाहर जो है वो डस्टबिन की सूरत में जाता है और वो सारा का सारा कचरा जो है वो आप घर से बाहर फेंकते हो. तो दिस घर इज़ योर सेल. ये मेल मैन जो है वो काम की चीज़ पहुंचाने आया, खाना पानी सब जो है वो घर के बाहर से आता है, और जो कचरा जाना होता है वो घर के अंदर से फिर बाहर जाता है. सिमिलरली ये सब समझो, ये घर आपका सेल हो गया और ये सब का सब जो ये इन्वायरमेंट है, दिस इज़ योर ECF. तो ECF सेम वही काम कर रहा है, न्यूट्रिएंट डिलीवरी करना, वेस्ट रिमूव करना. ठीक हो गया. इसके बाद जो है, इसके अलावा ECF जो है वो क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट का भी काम कर रहा है. ट्रांसपोर्ट का काम ECF जो है वो कहाँ पर करता है? आपके प्लाज्मा में. ये मैं आपको अलग से पढ़ाती हूँ अभी प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है ना. आपके प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा होता है ECF. मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ योर ऑर्गन्स, ठीक है ना. प्रोटेक्शन ऑफ योर वाइटल ऑर्गन्स. वाइटल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन कैसे कर रहा है? अभी मैंने आपको बताया कि जैसे आपका हार्ट है, हार्ट के अराउंड जो है एक लेयर होती है, पतली सी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम कहते हैं. इस पेरिकार्डियम और हार्ट के दरमियान एक फ्लूइड होता है जिसको अभी मैंने आपको बताया ये क्या था, ये ECF होता है. एंड दिस फ्लूइड एक्ट्स एज अ कुशन. कुशन के मतलब कोई भी जो फोर्स है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो हार्ट को अफेक्ट करेगी, सबसे पहले वो इस फोर्स को एब्जॉर्ब करता है. ये आपका ECF, ये आपका यहाँ पर जो है वो ECF है. कौन सा पोर्शन है ECF का? ट्रांस सेल्यूलर पोर्शन. तो इट एब्जॉर्ब्स दैट एक्सटर्नल फोर्स, हार्ट तक उस फोर्स को पहुंचने नहीं देता. इसी तरह आपके ब्रेन में कुछ फ्लूइड जो है वो रन कर रहा होता है, और इसको, अच्छा, इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? इस फ्लूइड को हार्ट में हम कहेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड. ब्रेन में जब ये फ्लूइड होता है, ब्रेन में इस फ्लूइड को कहते हैं CSF. CSF जो है ना वो ब्रेन के वेंट्रिकल्स में मौजूद होता है, ठीक है. इट इज़ नॉट अराउंड द ब्रेन, ठीक है, अराउंड द ब्रेन नहीं होता. ये ब्रेन के अंदर कुछ आपके पास एक वेंट्रिकुलर सिस्टम होता है, उसमें जो है ना वो CSF मौजूद होता है.